हाँ बोलो पहले पन्ने में डाउट बोलो 7। उसके बाद अब तक पहले पन्ने में कोई और डाउट? सारे हो गए बाकी? दूसरे पन्ने में बोलो 13 तो इजी था, कल कोई पूछने आया था, एक लाइन का सवाल है। चलो 13 के बाद बोलो 14 एक मिनट सेकंड पेज पे टिल 16 हो गया, ओके लिखा भी नहीं। नेक्स्ट टिल 25 23 18 23 24 और नेक्स्ट पेज पे आऊंगा। टिल 25 बोल दो, टिल 25 बोल दो। फिर उसके बाद में टिल 33 29 28 33 32 ना लास्ट टिल 43 30 37 43 टिल 48। क्या मैं हंसी क्यों आ रही हूँ? टिल 48 44 दैट्स इट। 48 3 9 और 6 15 सवाल, 50 में से 15 सवाल, ठीक बस यही है। 46 हाँ वो 44 से 48 में जब आएगा तो देखेंगे पैराग्राफ कॉम्प्रहेंशन। चलो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर, हाँ बोलो। तब हो गया आदान प्रदान, लेन देन हो गया पूरा। चलो पहला आंसर ले। A man of mass and starts falling towards the planet of mass, capital of radius r, as it reaches near to the surface he realizes that he can pass through a small hole in the planet. As he enters the hole, he sees that the planet is made of 2 pieces, the spherical shell of and the point mass in the center is changed. देखो जैसे a man of mass m starts falling. As he reaches near to the surface, he realizes that a small hole in the planet. As he enters, he sees that it is made up of, कि भाई जब ये बाहर है तो बताओ मेरे को, जब ये बाहर है तो कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? इसका मास इनटू बाहर वाली आउटसाइड ग्रेविटेशनल फील्ड, हाँ या ना? और आउटसाइड ग्रेविटेशनल फील्ड विल बी लाइक दैट ऑल द मासेस आर सिचुएटेड एट सेंटर। तो जब वो बाहर है तब फोर्स F1 कितना है? m इंटू जी m अपॉन r स्क्वायर। ये क्या था? इनिशियल फोर्स जो उसने एक्सपीरियंस किया था, हाँ या ना? अब जब ये अंदर आ गया है आदमी, तो अंदर आते ही इसने क्या बोला कि नहीं बीच में तो खोखला है, ये जो बाहर स्फेरिकल शेल है उसका मास है 2m अपॉन 3 और इसका मास पॉइंट मास है m/3। अब क्या मैं बोल सकता हूँ ये डिस्टेंस r है। अब यहाँ पर मैं बात करूंगा तो इसके ऊपर लगने वाला फोर्स विल बी ओनली बिकॉज ऑफ दिस m/3। तो अब फोर्स कितना हो जाएगा? F2 विल बी इक्वल टू m इंटू जी m अपॉन 3r स्क्वायर। तो डिफरेंस कितना हो जाएगा इसका? आंसर क्या? 7th का ए आगरा नहीं है, आ गया ना? इसमें मुझे आसान है। डन। 7th के बाद में 13 भी आसान है। देखो ये मिटा दूं, कान में ईयरफोन्स क्यों लगाए घूमते हो? अच्छा ब्रेक में गाने वाले सुन लेता है। साइकिल का दोनों कानों में ईयरफोन डालते हैं? एक में हाँ, दोनों में कोई आवाज सुनाई।
मिटा दूं? देखो अगला सवाल क्या है? आफ्टर 7 30 radius of a planet is r. A satellite revolves around it in a circle of radius small r. ये सैटेलाइट है जिसका मास m, प्लैनेट का मास, अब ये r रेडियस में घूमे जा रहा है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ m ओमेगा नॉट स्क्वायर r बराबर gm इंटू कैपिटल M अपॉन r स्क्वायर. ये चीज समझ आई है नहीं है? ये प्लैनेट अगर घूम रहा है तो इसके ऊपर लगने वाला ग्रेविटेशनल पुल इज इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और मेरे से पूछी गई है कि व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन दिस प्लैनेट. तो बताओ स्मॉल g की वैल्यू क्या हो जाएगी? gm डिवाइडेड बाय r स्क्वायर. तो यहाँ से n से m कटा, gm की वैल्यू कितनी आ गई? ओमेगा नॉट स्क्वायर इनटू r क्यूब अपॉन r स्क्वायर. खत्म हो गया सवाल. इसने भी पूछा था. कौन सा? ऐसे सवाल जेई में आएंगे तो प्लीज गलत मत करके आना. नहीं समझ आया है? मतलब अब तो मैंने देखा था कैसे होगा, तुम्हें खत्म ही हो गया ऐसा. इतना सही है. 13th के बाद में 14 the mass and diameter of a planet twice. The mass and diameter of a planet are twice. What will be the period of oscillation of a pendulum on this planet if it is a second pendulum on Earth? बताओ मेरे को, अर्थ के ऊपर जो पेंडुलम होता है सेकंड वाला, उसका टाइम पीरियड क्या होता है? 2 सेकंड. टिक टॉक टिक, 2 सेकंड होता है उसका टाइम पीरियड. और फॉर्मूला क्या होता है? अर्थ पे इसकी वैल्यू दे रखी है मेरे को 2 सेकंड. तो एक कोई दूसरा प्लैनेट है, वहां पर क्या बोला हुआ है कि उस प्लैनेट का मास और डायमीटर अर्थ के मुकाबले डबल है. तो g की वैल्यू क्या होती है? अब g डैश किसने पूछा? समझ गए? किसी को फिर भी बताना. देखो उस प्लैनेट पे g डैश क्या हो जाएगा? g डैश बराबर 2m. डायमीटर डबल है तो रेडियस भी डबल है. आफ्टर 14th योर डाउट इज 18. हाँ बोलिए सर. सेकंड पेंडुलम का मतलब क्या है? सर आपने बोला ना 2.2 टाइम पीरियड होता है. तो वो जो सेकंड पेंडुलम होता है उसका टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है और उसकी लेंथ 1 मीटर होती है. ये जनरल होता है. यहाँ पर देखो ध्यान से, मैं इसको 1 रखूंगा तो रूट g इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू पाई, तो 2 आ गया. तो जो सेकंड पेंडुलम अर्थ पे स्टैंडर्ड होता है वो 1 मीटर का होता है और उसका टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है. कि टिक टॉक. देखो 18th क्वेश्चन में जो चीज क्लिक नहीं करती है वो ये 18th है ना. spherical uniform is rotating about the velocity of a point on its equator is v due to the rotation about acceleration to gravity is the equator is half escape velocity. ओके ठीक है. चलो 18th करते हैं. ये होती थी ना एस्केप वेलोसिटी.
आंसर क्या 18 का ए आगरा नहीं है? किसने पूछा? समझ गए क्या किया है? सोल्यूशन किसने पूछा था? 18 सोल्यूशन सामने समझ आ गया कि भाई यहाँ पर इस पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी? ये एक्सेलरेशन कितना होता है इक्वेटर पे? g माइनस ओमेगा स्क्वायर आर, ये g/2 दिया हुआ है तो यहाँ से ये आ गई वैल्यू। g क्या होता है? gm अपॉन आर स्क्वायर, तो यहाँ पर मैंने gm अपॉन आर की वैल्यू क्या बोली? 2 ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर। देखो 2 उधर चले गया, एक आर उधर चले गया, वो हो गया। वो gm अपॉन आर की जगह मैंने यहाँ पर ये रख दिया, आंसर आ गया 2 आर ओमेगा, और आर ओमेगा की जगह मैंने 18 के बाद में आपने पूछा 23rd। A rocket is launched straight up from the what is the altitude? ये किसी और ने भी पूछा था। पोस्ट का मतलब इट इज इन मोशन लाइक नॉर्मल, कुछ ऐसा अलग नहीं। इसने पूछा था पोस्ट, हो गया था वैसे सॉल्व किया था। पोस्ट मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत भयानक सा कंसेप्ट है। ये कॉपी कर लो, उसके बाद 23rd पर जो पीछे में 4 बच्चे लेट आए थे उनके डाउट्स इसमें आ ही गए होंगे अगर करे हो तो। मिटा दो उधर, आपने पूछा था। एक इक्वेशन समझ आई है? हाँ या ना? किसने पूछा ये? पोस्ट पर देखो ध्यान से। r/4 पे गया, फ्यूल्स रन आउट, मतलब पोस्ट मतलब बस ठीक है, यहाँ पर ये मान लो कि रुक गया। That's it. अब क्या बोला है? मिनिमम वेलोसिटी विद व्हिच रॉकेट मस्ट हैव बीन स्टार्ट टू एस्केप। तो मेरे को एक ये रिलेशन दिया हुआ है, तो अब मेरे को क्या निकालनी है? मिनिमम वेलोसिटी विद व्हिच द रॉकेट मस्ट हैव। नहीं, पोस्ट में कुछ ना कुछ वेलोसिटी है। फ्यूल रन्स आउट, फ्यूल खत्म हुआ है, वेलोसिटी तो है अभी कुछ, मान लेता हूँ कुछ v1 है, फ्यूल खत्म हुआ है। अब मैं क्या चाहता हूं कि v कितना हो? नहीं, v1 कितना हो ताकि ये पूरा का पूरा बाहर निकल जाए। तो देखो ध्यान से, अब इस पॉइंट से मेरे को इंफिनिटी तक पहुंचाना है, तो माइनस gm इंटू कैपिटल M अपॉन 5r/4 प्लस हाफ m v1 स्क्वायर विल बी इक्वल टू। बात समझ आई या नहीं? यहाँ से मैंने इंफिनिटी तक पहुंचा देना है, तो gm इंटू कैपिटल M अपॉन 4/5r इक्वल टू हाफ m v1 का होल स्क्वायर, और यहाँ से v1 कितना आ गया? अंडर रूट में 4 टू द, नहीं इसको मैं 4/5 भी रख देता हूँ, और यहाँ पर क्या आ गया? 2gm अपॉन r। बताओ ये रूट में पूरी वैल्यू क्या होती है? एस्केप वेलोसिटी। तो रूट 4/5 को अलग रख दिया इंटू 11.2, ये आंसर हो गया। 11.2 से छोटा होना चाहिए आंसर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा मेरे ख्याल में। आंसर देख लो 23rd का, इसका कोई यूटिलाइजेशन नहीं है, बट अपन को क्वेश्चन ऐसे नहीं बता रहा है तो वी विल अप्रोच इट इन अ रेगुलर मैनर। 23rd के बाद में आपने मुझे 24, हाँ कौन सा ऑप्शन बताऊँ मैं? डी और डी? हाँ सी और डी। सी क्या है? बॉडी ऑफ जीरो टोटल मैकेनिकल एनर्जी प्लेस्ड इन द ग्रेविटेशनल फील्ड will escape the field।
और सैटेलाइट मस्ट बी इन इक्वेटोरियल प्लेन। हाँ डी तो गलत है, डी तो गलत है, ये समझ आ गया। इक्वेटोरियल प्लेन कौन सा हो गया? ये वाला हो गया। जरूरी थोड़ी ना है, सैटेलाइट तो यहाँ पर ऐसे भी घूम सकती है, और सैटेलाइट मस्ट नॉट बी। अब सी ऑप्शन तो क्या है? अ बॉडी ऑफ जीरो टोटल मैकेनिकल एनर्जी विल एस्केप द फील्ड। एस्केप वेलोसिटी जब होती है, क्या 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 कौन सा क्वेश्चन? मल्टीपल चॉइस का फिफ्थ पढ़ो। अब कम्युनिकेशन और सैटेलाइट, कौन सी सैटेलाइट की बात कर रहे हैं? कम्युनिकेशन। सैटेलाइट कैन भी बहुत सारे, लेकिन वो सैटेलाइट जो पर्टिकुलर कम्युनिकेशन में काम आता है वो इक्वेटर पे ही है। ये फैक्ट समझ गए? सैटेलाइट तो बहुत सारे हो सकते हैं, जरूरी थोड़ी ना कि कम्युनिकेशन के लिए पर्पस के लिए सैटेलाइट हो। हाँ कहाँ थे ये? अ बॉडी ऑफ जीरो टोटल मैकेनिकल एनर्जी प्लेस्ड इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड विल एस्केप द फील्ड। यस, देखो कैसे एस्केप वेलोसिटी का रिजल्ट क्या होता है? यहाँ पर मैं क्या लिख देता हूँ, इसकी टोटल एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, तो काइनेटिक एंड माइनस जी एम इंटू एम अपॉन आर। ये टोटल एनर्जी है, ये जीरो के बराबर होती है तो क्या ये एस्केप कर जाता है? हाँ हो गया ना करेक्ट। 24 के बाद में 28। उसके अलावा ये 26 के अंदर ये फिगर थोड़ा सा क्लियर नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है अगर नहीं भी होगा, ठीक है, लोड मत लेना। हाँ 28 क्वेश्चन। सेंटर पर पोटेंशियल क्या होता है? 3/2 KQ अपॉन आर। सरफेस पे क्या होता है? KQ/R। तो सरफेस से सेंटर पे जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? 3/2 माइनस 1 कितना हुआ? 1/2। बोले तो 1/2 KQ अपॉन आर, या फिर 1/2 GM अपॉन आर इज इक्वल टू, समझ गए? इसलिए आंसर नहीं आ रहा था आपका। किसका डाउट था? वो 3/2 से नहीं सोचा होगा, आप कर लोगे? नहीं आता एकदम से, ठीक है ना। अभी कोई मेरे से पूछना आया था, मैंने भी यहाँ पर और यहाँ पर एनर्जी लगा के वो 3/2 वाला कंसेप्ट भूल गया था। तो जब भी आंसर नहीं आए, इलेक्ट्रोस्टैट्स के रास्ते से सोचने की कोशिश करना, आंसर मिल जाए। कौन आया था पूछने? आप ही आए थे? नहीं आप आए, आप भी उस समय साथी, आपका भी डाउट था। नहीं आपसे हो गया था, आपने ही बताया। डन है? चाहो तो कर सकते, लेकिन क्यों करना है, ठीक है ना। यहाँ से शास्त्री सर्कल जाना हो तो कैसे जाओगे? एम्स, पाल बालाजी, नहीं ना। मिटा दूं? ये था 28, अब 29 देख लेते हैं। सेमीकंडक्टर रेगुलर क्लास नहीं करेगा, ठीक है ना। कोशिश तो यही है, लेट्स सी कब कर। और रही बात ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, अभी आपके रे ऑप्टिक्स चल रहा है, वो खत्म हो जाएगा, उसके बाद ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कर लेंगे। आज टाइम मिलेगा तो पोलराइजेशन कर लेंगे, रिजॉल्विंग पावर कर लेंगे। डिफ्रैक्शन तो हो गया है, तो आज देखो कितना टाइम मिलता है इसके बाद में। अगर सर्कुलर अपर्चर वाला बचा है, सर्कुलर अपर्चर वाला डिफ्रैक्शन एचसीवी के जिसमें लास्ट में 5-6 सवाल बच गए ना, एचसीवी के लास्ट के 5-6 सवाल सर्कुलर अपर्चर। थिन फिल्म इंटरफेरेंस, थिन फिल्म इंटरफेरेंस है एचसीवी के लास्ट में। एचसीवी के लास्ट में थिन फिल्म इंटरफेरेंस, हाँ लास्ट के 5 या 7 सवाल थिन फिल्म इंटरफेरेंस के, ठीक है। वो बचा हुआ या हो गया है? बचा हुआ है, तो उसका कोई लिंक नहीं है पोलराइजेशन से, ठीक है। आज पोलराइजेशन कर लेंगे, मेरे को जैसा लग रहा है
29 पे तो आई गए 3 3 6 और 7 8 सवाल और है, आधे घंटे में हो जाएंगे, फटाफट देखो। 29 A small ball of mass m is released at a height r above the earth surface as configure the maximum depth of the ball to which goes is r by 2। किसने पूछा है ये क्वेश्चन? यहाँ पर भी वापस से वही वाला कंसेप्ट लगाओ, पोटेंशियल वाला। अंदर पोटेंशियल क्या होता है? KQ अपॉन 2r² इंटू 3r² माइनस स्मॉल r²। वैसे सोचा था, समझ गए? बताऊँ और बताऊँ? देखो जरा क्या बोल रहे हो? हाँ, KQ अपॉन 2r³ इंटू 3r² माइनस स्मॉल r²। क्यों लिखूँ? इलेक्ट्रोस्टैट में लिखवाया ना। चलो देखो सॉल्व भी कर लेना हम लोग। मैं कर रहा हूँ, मैं सॉल्व भी कर रहा हूँ। देखो the maximum ball goal is r by 2 inside the earth through a narrow groove before coming to rest. Momentarily the result by the natural r minus the ratio of हाँ देखो जरा ध्यान दो, यहाँ पर ये यहाँ पड़ा हुआ था, ये वाला r है और यहाँ से ये ऐसी स्प्रिंग है जिसको ये कंप्रेस करता है। कितना कंप्रेस करता है? r by 2। तो यहाँ पर और यहाँ पर पोटेंशियल लिख सकता हूँ मैं V1 और V2। हाँ या ना? तो क्या मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर भी रेस्ट में, यहाँ पर भी रेस्ट में, तो वॉट एवर इज द लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन स्प्रिंग एनर्जी। हाँ यार, तो Q डेल्टा V बराबर हाफ kx² और Q नहीं, यहाँ पर मैं n डेल्टा V लिखूंगा। बताओ मेरे को बाहर इस पॉइंट पर V1 कितना हो जाएगा? Gm अपॉन 2r और V2 कितना हो जाएगा? Gm अपॉन 2r का होल क्यूब इंटू 3r² माइनस r² अपॉन 4। ये V2 है। समझ आई बात या नहीं आई? 4 3 12, 12 माइनस 1 11, 11 अपॉन 8 Gm अपॉन r। तो 11 अपॉन 8 माइनस 1/2, 11 अपॉन 8 माइनस 1/2, 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, 11 में से 4 गए 7, 7 अपॉन 8 Gm अपॉन r इक्वल टू हाफ k r² अपॉन 4। 4 2 8, k की वैल्यू क्या? 7 Gm अपॉन r³ ऐसा है क्या आंसर? देखो एक छोटा m रह गया। समझ गए? हाँ यार, किससे? फोर्स से क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जब ये पूरा का पूरा कंप्रेस होगा उस पॉइंट पर नेट फोर्स 0 नहीं होगा। रेस्ट पर है तो नेट फोर्स 0 नहीं होगा, क्योंकि रेस्ट पर नहीं होएगा, क्योंकि फोर्स 0 नहीं होएगा। अरे SHM करते हैं तो जब एक्सट्रीम पॉइंट पर होता है तो मोमेंटरी रेस्ट पर होता है तो क्या फोर्स 0 होता है क्या? क्या कैसी बातें कर रहे हो हैं? बोलिए यार, ये चिल्लो पर पानी ले लो। नहीं होगा फोर्स 0, एनर्जी से करेंगे। के बाद में 30th क्वेश्चन। नहीं आए? V2 उसके सेंटर पे। हाँ, तो Q डेल्टा V जो भी लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, पहले भी रेस्ट पर था, अब भी रेस्ट पर है, तो काइनेटिक एनर्जी तो ये पिक्चर में ही नहीं आई। तो वॉट एवर इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी और लॉस इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज टुवर्ड स्प्रिंग पोटेंशियल। कॉपी कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, 32 डाउट नहीं है, बहुत अच्छा। किसी को 30 और 32 में अभी भी डाउट हो तो बोल दो। ठीक है, तो सीधा 33rd पे आ जाओ।
और नहीं है ऐसे ग्रेविटेशन डिफिकल्ट नहीं होता है, सवाल निकल जाते हैं। A particle is dropped from Earth from a height h and it bounces back to height r/2 with the coefficient of किसी ने यहाँ पर v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2gh तो नहीं लगा दिया, g बदल जाएगा, ठीक है ना। तो एनर्जी से सोचेंगे। 33rd r हाइट से रिलीज किया है, टकराने के जस्ट पहले की वेलोसिटी v1 बताओ क्या होगी, माइनस जी एम कैपिटल M अपॉन 2r इक्वल टू माइनस जी एम इंटू कैपिटल M अपॉन r प्लस हाफ। ये इक्वेशन समझ आई। टकराने के बाद में वो कितना ऊपर जाता है, r/2, तो माइनस जी एम इंटू कैपिटल M अपॉन r प्लस हाफ m v2 स्क्वायर इक्वल टू माइनस जी एम इंटू कैपिटल M अपॉन v1 v2 निकाल दो, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आ जाएगा दोनों का रेशियो। समझ गए नहीं तुम? किसने पूछा? 33rd डन, कॉपी कर लो। 33rd के बाद में 37th पे आ जाता हूँ। हाँ जी, वो तो हमेशा करेक्ट आएगा। हाँ, लेकिन याद करो जो मैंने लास्ट क्लास में संडे को एक सवाल कराया था, पहला सवाल, उसमें मैंने फॉर्मूले से यूज करके 3r/8 निकाला था, लेकिन फिर मैंने बोला था कि 1 के रेस्पेक्ट में 0.375 छोटा नहीं होता है, तो ये गलत है। इतना अवेयरनेस होना चाहिए, और अगर इतना अवेयरनेस नहीं चमकता है तो गो बाय द बुक्स। डन, आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट आपने पूछा 37 क्या है भाई, A satellite of mass 5m orbits the Earth in a circular orbit. At the point in its orbit, the satellite explodes into two pieces, one with mass m. After the explosion, the mass m ये सब तो बिफोर एक्सप्लोजन की कहानी है कि भाई ये कुछ आर रेडियस की सर्कुलर ऑर्बिट में घूमता है। एट वन पॉइंट इन इट्स ऑर्बिट द सैटेलाइट एक्सप्लोड्स इनटू टू पीसेस, वन ऑफ मास m। अब ये ले, यहाँ पर अब धमाका हो गया, ये छोटा m और ये 4m। ये जो m है ends up traveling in the same circular orbit but in opposite direction, तो इसकी वेलोसिटी v1, इसकी वेलोसिटी v2। तो एक इक्वेशन तो मैं क्या बोलूँगा, 5mv इक्वल टू mv1 विद अ माइनस साइन प्लस 4mv2। ये चीज़ समझ आई है नहीं है? हाँ या ना, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। और जब ये बोला हुआ है कि जो m वाला है वो उसी ऑर्बिट में घूमता है, तो v1 बराबर r ओमेगा
और m ओमेगा स्क्वायर r इक्वल टू, और ये यहाँ पर 5m है ना, m ओमेगा स्क्वायर r बराबर g इंटू इसका मास इंटू अर्थ अपॉन r स्क्वायर। ये तो समझ में आ गई कहानी। है तो बताओ मेरे को, क्या v1 v के बराबर ही हुई? अगर ये v1 v के बराबर हुई तो v2 किसके बराबर हो गई? 6/4 बोले तो 1.5 टाइम्स ऑफ v। अगर v वेलोसिटी होता है तो मास के तो इंडिपेंडेंट होता है, मतलब यहाँ पर ही घूम रहा होगा। अगर वेलोसिटी v है, v से कम होगा तो अंदर आ जाएगा, ज्यादा हो जाएगा तो बाहर आ जाएगा। तो नाउ आफ्टर द एक्सप्लोजन 4m, अब ये बाउंड ऑर्बिट और अनबाउंड ऑर्बिट से क्या कहना चाह रहे हैं? भाई बाउंड ये वाले अंदर वाले बोल दो और अनबाउंड। अब ये तो बात की गारंटी है जब ये यहाँ से बाहर आएगा और उसके बाद में 1.5 टाइम्स ऑफ r के हिसाब से फिर ओमेगा घूमने लग जाएगा। तो करेगा तो ये सर्कुलर मोशन ही। अब ठीक है, अब ये बाउंड ऑर्बिट से क्या कहना चाह रहा है? बाउंड अंदर वाले बोल दो, बाउंड मतलब उसी ऑर्बिट में, तो अनबाउंड मतलब बाहर वाला। केमिस्ट्री वाले बताते हैं मुझे बाउंड इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। जो होगा वो आपके सामने है कि वो v से घूम रहा होगा और इसका v2 1.5 टाइम्स v है, तो ये इस ऑर्बिट से बाहर निकल के कोई बाहर दूसरे ऑर्बिट में गोल गोल घूमेगा, ठीक है। अब ये ऑप्शन इतने मजेदार नहीं है, तो नो कमेंट्स ऑन ऑप्शंस। कि पार्शियली बाउंड ऑर्बिट क्या होता है, इसमें कुछ एक आध चीजें आएगी जो आप पूछोगे तो मैं बोलूंगा नो कमेंट्स। जैसे कि यहाँ पर कुछ टर्म्स आएगी मोर देन वन करेक्ट के अंदर। द मिनिमम कोल एटीट्यूड ऑन अर्थ, मोर देन वन करेक्ट का सेकेंड क्वेश्चन देखोगे तो अब ये कोल एटीट्यूड और ये सब क्या होता है? ज्योग्राफी। नो कमेंट्स, फाइन, तो छोड़ देना इसको। एनीवेज 37 के बाद आ जाते हैं 43rd हैं। जेई के अंदर अगर आएंगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। वी कैन नॉट प्रिपेयर फॉर द अनप्रेडिक्टेबल, ठीक है ना। कोई डॉक्टर होता है वो किस चीज का प्रेडिक्ट नहीं कर पाता है। भाई मान लो कोई डेंटिस्ट है, वो अगले का दांत निकाल रहा होगा, फिर सोचेगा अगर मान लो मैं दांत निकाल रहा हूँ तो उस समय पे उसको हार्ट अटैक आ जाएगा तो मेरे पे आ जाएगी ना। तो उसके लिए नहीं कि जाओ पहले हार्ट वाले के पास जाओ। तो वी कैन नॉट प्रिपेयर फॉर कोल एटीट्यूड और ये सब क्या होता है। जिससे एनसीईआरटी में उतना पढ़ लिया है, दैट्स इट। एनसीईआरटी के बाद कुछ भी आएगा वो सरप्राइज होगा। 40 suppose the gravitational force varies as nth power of the distance in the time period and circular orbit। ओके, कर लेते हैं भाई जो भी है। ये मिटा दो। जिसने भी पूछा है एसएचएम का सॉल्ट एग्जांपल या ग्रेविटेशन का सॉल्ट एग्जांपल एचसी वर्मा का देख लेना। किसने पूछा है 43rd सॉल्ट एग्जांपल देखना इजी। अंदर किसी x डिस्टेंस पर जाके फोर्स प्रोपोर्शनल टू रो x अपॉन फोर्स प्रोपोर्शनल टू x एसएचएम आ जाएगा इजी। इसका एसएचएम भी टाइम पीरियड का सॉल्ट एग्जांपल दे रखा है कि अर्थ के अंदर एक टनल खोद देते हैं, उसका टाइम पीरियड कितना है। देखो एचसी वर्मा थी ना अभी यहाँ पर। वो सवाल अच्छा है, सब जने घर पे जाके पढ़ लेना। नहीं हुआ और अगर हो गया तो अच्छी बात है। और 40th क्वेश्चन देख लो भाई। 40th क्वेश्चन, फोर्स इज इक्वल टू सम कांस्टेंट अपॉन r की पावर n। तो ये फोर्स जो ग्रेविटेशनल वाला होगा वही इसको क्या कर रहा होगा? ये कर रहा होगा। मेरे को क्या निकालना है? टाइम।
40 का आंसर ये आ गया है। नहीं समझे? और ये लास्ट इतना बड़ा सारा क्या है भाई, ये 44 से 48। जेई में ऐसे सवाल आए ना, पढ़ना भी नहीं है, टाइम खाएगा। एक सवाल आपको 4 नंबर नहीं -16 पकड़ा के जाएगा। जो भी सवाल में कैलकुलेशन लगी एक बार के लिए तो छोड़ दिया करो। न्यूक्लियर फिजिक्स का सवाल आए कि भाई एक रिएक्शन दे दी, 6 डेसिमल पॉइंट तक मास दे रखे हैं, उसका मास डिफेक्ट निकाल के लास्ट के लिए छोड़ दो ऐसे क्वेश्चन को। जब एकदम ही निक में बैठे हो पेपर में तब करने का। अब ये किसका डाउट है? 44, 48, 44, 48 और किसी का है? करा ही नहीं तो चलो मैं भी पढ़ रहा हूँ, आप भी पढ़ो इसी बात को। नहीं किया? ये हो गया 46 नहीं हुआ। चलो पढ़ते हैं। इतना सारा क्या है ये? 2 stars bound together by ओके ठीक है। बाइनरी स्टार सिस्टम की बात कर रहा है यहाँ पर। वन टाइप ऑफ बाइनरी स्टार सिस्टम इज दैट ऑफ अ ब्लैक होल। अब ये क्या है? At which point in the elliptical orbit does the companion star attains its maximum kinetic energy? अब ये मेरे को नहीं पता क्या होता है ये अपोजी और पेरिजी। अपोजी कौन सा वाला? पास वाला, तो आंसर वो हो जाएगा। देखो इसको ऐसे सोचो कि बीच में यहाँ पर ब्लैक होल है और जो कंपेनियन स्टार है वो ऐसे घूम रहा है। तो जब यहाँ पर होगा तब उसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स सबसे ज्यादा होगा है? तो अपोजी दूर वाला है, तो पेरिजी आंसर क्या है 44 का। मतलब ये जो भी होता है ये आंसर है। यहाँ पर mv²/r मैक्सिमम, तो हाफ mv² भी मैक्सिमम हो जाएगी। 44 समझ गए? हाँ या ना? एनर्जी से कर सकते हैं। मतलब जब सबसे दूर होगा तो डिस्टेंस सबसे ज्यादा, तो पोटेंशियल एनर्जी सबसे कम। हाँ ठीक है, तो माइनस में है ना वो, तो सबसे कम। वो माइनस में तो देखो इधर देखो, इधर वेलोसिटी v1 और इधर वेलोसिटी v2। बात समझ आई? इस पॉइंट पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा, सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा। सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा तो ये ज्यादा, ये कम, ये पूरी वैल्यू बहुत ज्यादा, तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है। फिर आपने 46 भी पूछा था। वर्क डन ऑन द कंपेनियन वन कंप्लीट ऑर्बिट बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द ब्लैक होल 0, क्योंकि हमेशा फोर्स की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर में मोशन है, तो पावर विल बी F.V, तो 0 हो गया। किसने पूछा था 46? इसमें भी 0 हर वक्त। टेंजेंशियल ओवरऑल 0 ही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा एक्सेलरेशन जो होता है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है। और क्या मैं बोल सकता हूँ पावर का फॉर्मूला होता है F.V, तो वहां से डॉट प्रोडक्ट 0 हो गया। और 48, what is the ratio of acceleration of the black hole to the m/m हो जाएगा। 48 का आंसर क्या दे रहा है? m/m।
देखो ध्यान से, एक बात बताओ, जब ये यहाँ पर है, इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है इसके ऊपर भी वही फोर्स लग रहा है, फोर्स तो सेम है। इसका मास, ब्लैक होल का मास स्मॉल m, इसका मास m, तो ये वाला F बराबर m इंटू इसका ये वाला F बराबर इसका मास, दोनों डिवाइड कर दो, दोनों का एक्सेलरेशन का रेशियो है कोने में। किसने समझ गए? हाँ या ना? हाँ जी बोलिए। पोटेंशियल एनर्जी इज ऑलवेज माइनस gm1 m2 अपॉन r, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड एक कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड होती है और अट्रैक्टिव होती है नेचर में, इसलिए नेगेटिव ही आता है। मल्टीपल करेक्ट 10 है, किसी ने करे? पूछ लो, कुछ डाउट हो तो, नहीं तो अलग से आगे पूछ लेना। कोई अगर ऐसा हो करा हुआ है किसी को, पूछ लो अभी, नहीं तो अब 45 मिनट। हाँ, फर्स्ट का सी। Assuming the Earth to be a sphere of uniform density, then the acceleration due to gravity हाँ, फर्स्ट का सी सही नहीं है क्या? फर्स्ट का सी सही नहीं है। Assuming Earth to be a sphere of uniform acceleration due to gravity, क्या बोल रहे हो? हाँ, बट सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होती है। मैंने रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट से सोच रहा हूँ, तो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। अच्छा, मैं तो सिर्फ सेंटर पे बोल रहा हूँ, इनसाइड में बाकी अलग अलग पॉइंट पर तो नॉन जीरो होती है। इसने पूछा था फर्स्ट क्लास, समझ गए? एट अ पॉइंट इनसाइड एग्जैक्टली एट सेंटर जीरो, ट्रू। सिर्फ इनसाइड बोल दिया तो कोई दूसरा पॉइंट भी तो हो जाएगा ना इनसाइड। और बोलो, चलो भाई, जो भी है पोलराइजेशन पढ़ लेते हैं। ये शीट किसकी थी भाई? मेरी कहाँ से होगी? अरे हाँ भाई, मेरे लिए रखी थी, लेकिन किसी की हो, किसी को चाहिए तो ले लेना, ठीक है? पोलराइजेशन पढ़ेंगे कौन घंटा, फिर देखिए। चलिए, और ये जो बाइनरी स्टार सिस्टम है ना, उसके रिलेटेड और भी बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। क्या आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर उस टाइप के क्वेश्चन करे हैं कि इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस दोनों घूम रहे हैं अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट? करवाएं, वहां पर मास को रिड्यूस मास से रिप्लेस करते हैं। तो सिमिलरली बाइनरी स्टार सिस्टम में भी यही करते हैं कि दोनों का जो भी सेंटर ऑफ मास है उसके अबाउट दोनों स्टार्स घूम रहे हो। देखे, करने का तरीका सेम डिट्टो। हेडिंग डाल दो पोलराइजेशन। छोटा सा टॉपिक है, सवाल आते हैं। कितने लोगों के पोलराइजेशन का सवाल आया था पिछले साल? 2, 3, 4, 5 हो गया था? नहीं, क्यों? क्योंकि मालूम नहीं था, याद नहीं था, पढ़ा। आप तो पुराने बच्चे हो, पढ़ाया था पोलराइजेशन, बोला था याद कर लेना, छोटी चीजें होती है। क्या है, नहीं होगा, जो बीत गया उसको भूल जाओ। मोस्ट प्रोबेबली आप लोग का पेपर जो आएगा ना, वो 24-25 को ही आएगा, क्योंकि जो बीटेक के पेपर होते हैं वो 4 दिन होते हैं, और आर्किटेक्चर वाले पेपर भी होते हैं। वो जो लास्ट में ना, पीछे के डेट्स जो है मई में जो आई है, मे भी उसमें वो आर्किटेक्चर वाले पेपर मे भी लास्ट टाइम भी यही किया था, इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है ना? खैर,
आपको कितने दिन और एक्स्ट्रा मिल गए प्रिपरेशन के? 5 से 7 दिन, उससे ज्यादा नहीं मिले, ठीक है। और 5 से 7 दिन कोई बहुत ऐसा नहीं है कि भाई, ठीक है ना, जो होना है अगले 1 महीने के अंदर ही होना है, तो अगले 30 दिन लगेगा। चलो, पोलराइजेशन क्या होता है बताओ? अच्छा, आप लोग को मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव टारगेट 1 को कराया है, 2 को नहीं कराया ना? हाँ, पूरा नहीं हुआ मतलब? टारगेट 1 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्या स्पेक्ट्रम तक बात हो गई है? हाँ, इंटेंसिटी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, बस इतना ही है, ठीक है ना। मेन बातें सब हो गई है। तब आपको अपने पार्ट पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के सवाल करने, कहाँ से सवाल करोगे? PYQ से बेटर आई वुड रेकमेंड वो जो एक एप्लीकेशन है जिसमें मेंस के सवाल कि इतनी जनवरी ये वाला शिफ्ट, इतनी जनवरी ये वाला शिफ्ट, पता है नहीं पता है? नहीं पता है तो अपने मोबाइल फोन्स के अंदर ये वाली एप्लीकेशन डाउनलोड करो। कौन सी बता देता हूँ, NTA नहीं, ये जेई मेन करके जिसका ऐसा है, कितने लोगों को पता है? क्या बात है? NTA में प्रीवियस ईयर कहाँ है? टॉपिक वाइज नहीं है, पेपर्स है, इसमें टॉपिक वाइज। ये देख रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, मैग्नेटिक्स, रे ऑप्टिक्स, कम्युनिकेशन सिस्टम, टॉपिक वाइज है। जेई मेन देखो, मैं आपको ये बता देता हूँ कि आप प्ले स्टोर खोलोगे, वहां पर आप लिखोगे जेई मेंस, तो आपको वो एप्लीकेशन मिल जाएगी इंस्टॉल्ड, ये वाली है जेई मेन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इस टाइप की, ठीक है ना। इसमें टॉपिक वाइज है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, सेमीकंडक्टर, पिछले 3 साल के सवाल लगा लेना, बहुत, कोई इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, सिंगेट लगानी है, वो लगानी है, बहुत सारी क्या कहते हैं एक्स्ट्रा चीजें हैं उसके अंदर। जेई हेल्पर करके है कोई एजुकेशन की, ठीक, एड्स बहुत लिमिटेड है, द गुड पॉइंट इज दैट, ठीक है ना। तो इसमें से सवाल लगाने हैं आपको पिछले 3 सालों के, 21 के, 20 के और 19 के, क्योंकि ऑनलाइन भर के पेपर हुए, एक शिफ्ट में 6-6, 7-7, 8-8 पेपर हुए, और किसी ना किसी के तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के सवाल आ ही रहे। तो ये आपको इसके जो क्वेश्चंस हैं, इसमें इस तारीख को शिफ्ट सेकंड में ये वाला आया था क्वेश्चन, इस तरीके से दिया हुआ है, जो आपकी आई गेस PYQ है, उसमें तो सारे क्वेश्चंस नहीं, पिछले साल के सारे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। तो ये जो ऑफ द बीट टॉपिक्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, आगे जाके डैम्पिंग के भी आएंगे SHM के अंदर, फिर क्या कहते हैं कम्युनिकेशन, सेमीकंडक्टर, पोलराइजेशन, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, एक्सपेरिमेंट भी पढ़ाएंगे सर आपको वो। तो मैग्नेटिज्म एंड मैटर तो हो गया आपको, मैग्नेटिज्म एंड मैटर, तो ये सब जो 8 चैप्टर हैं, 8 या 10 चैप्टर जो भी आते हैं, एरर्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स, जो भी है, ये 10 चैप्टर हैं आपके लिए देखे, जिसमें से 3 या 4 सवाल आने हैं। तो 3 या 4 सवालों के लिए प्रिपरेशन आप कहाँ से करोगे? इस एप्लीकेशन। बाकी जो आपके रेगुलर चल रहा है क्लास में उसमें करते रहो, बाकी आप PYQ अपनी किताब से लगा रहे हो, वही चल रहा है, ठीक है। चलिए, पोलराइजेशन क्या होता है? एक फिनोमेना जो वेव गवर्न करती है, कोई सी भी वेव होगी ना, वो इंटरफेरेंस दिखाएगी, डिफ्रैक्शन दिखाएगी, रेडिएशन प्रेशर वाला कंसेप्ट दिखाएगी, पोलराइजेशन शो करेगी, यस। तो ये वेव का एक फिनोमेना। अब आप बोलोगे कि हमारे सिलेबस में तो पोलराइजेशन ड्यू टू लाइट वेव्स ही है, तो क्या पोलराइजेशन हम दूसरी स्ट्रिंग वेव्स और उन सब का भी कर सकते हैं? जी हाँ, बट हमारे सिलेबस में जैसे डॉपलर इफेक्ट सिर्फ साउंड का है आपके सिलेबस में, लाइट का डॉपलर इफेक्ट नहीं है आपके सिलेबस में। फिर भी सवाल एक आता है तो एक फॉर्मूला NCERT में दिया हुआ है, वो फॉर्मूला क्या होता है, क्या क्या होता है, उतना बता दो, बस वही से सवाल आएगा।
ठीक है ना। तो डॉपलर इफेक्ट लाइट में भी होता है, साउंड में भी होता है, लेकिन आपके मेजर डॉपलर इफेक्ट साउंड का है, बीट फ्रीक्वेंसी और ये सब का है। तो पोलराइजेशन इज द फिनोमेना, एक वेव एग्जिबिट करती है। तो वेव क्या होती है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज नथिंग अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसके अंदर जो एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में होती है। जो एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ जो एसोसिएटेड एनर्जी होती है वो हाफ से एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर वाली होगी, मैग्नेटिक फील्ड वाली b स्क्वायर अपॉन 2 म्यू नॉट एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑल्दो टारगेट 2 वालों को नहीं पढ़ा है, लेकिन उनको इतना तो आइडिया है कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के साथ में एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होती है, हाँ या ना, ये तो याद ही है। तो वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है वो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, ये भी पता ही होगा। तो मेरे को क्या करना है, वो जो परपेंडिकुलर फील्ड्स हैं उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड को रेस्ट्रिक्ट कर देना है। रेस्ट्रिक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज पोलराइजेशन। अब आप बोलोगे क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड को ही क्यों रेस्ट्रिक्ट किया? किसी एक को करना था, इलेक्ट्रिक फील्ड को कर दिया, आसानी से हो गया, कंसेप्ट बन गया था। जिसमें सबसे पहले मैग्नेट के अंदर नॉर्थ पोल और साउथ पोल फाइंड आउट किए थे, उसने उसका नाम नॉर्थ पोल साउथ पोल रख दिया, उसकी इच्छा थी रख दिया, कुछ और ऑप्शन रख दिया। तो जब चीजें फाइंड आउट होती है, जो उसका डिस्कवर करने वाला इंसान होता है वो उसको जिस तरीके से एक लेआउट और स्ट्रक्चर दे देता है, हम उसी को पढ़ रहे होते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आना चाहिए भाई क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड को क्यों मैग्नेटिक फील्ड को क्यों। रेस्ट्रिक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज पोलराइजेशन। किसकी सहायता से करते हैं? पोलरॉइड्स की सहायता से। किसकी सहायता से? पोलरॉइड्स। पोलरॉइड्स क्या होते हैं? लॉन्ग चेन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स arranged in such a manner that when some electric field and magnetic field passes through them, it keeps back the electric field vector and let the magnetic field vector go. समझ गए ना? तो पोलराइजेशन क्या मैं बोल सकता हूँ? एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों की, पोलरॉइड से दोनों एनर्जी आई, एक एनर्जी तो रुक गई और एक एनर्जी आगे चली गई। तो पोलराइजेशन एक ऐसा तरीका होता है जिससे मैं एनर्जी को रिड्यूस कर सकता हूँ। हाँ, किसकी एनर्जी को? लाइट की एनर्जी। चश्मे के ऊपर पोलरॉइड्स लगे हुए होते हैं, तो बाहर बहुत अपन धूप में जाते हैं तो सनग्लासेस पहन लेते हैं। सनग्लासेस पहनने से क्या होता है? थोड़ा जीवन आसान हो जाता है। अगर आप ड्राइव करना जानते हो और आप लॉन्ग ड्राइव में जा रहे हो तो वो जो 12 से 4 बजे तक अगर आपके पास में सनग्लासेस नहीं है, टाइट हो जाती है। क्यों? क्योंकि जब सूरज एकदम माथे पे होता है, धीरे धीरे सामने आ रहा होता है, अगर सनग्लासेस होते हैं तो आपको थकान कम होती है। क्यों? क्योंकि आपने अपनी आंखों को जो इंटेंसिटी थी उसको रिड्यूस करके आपने अपनी आंखों तक जाने दिया है। तो पोलरॉइड्स का यूज किया है। अगर अच्छी कंपनी के पोलरॉइड्स होंगे तो काम अच्छा करेंगे, अगर नॉर्मल 100 रुपए वाले होंगे तो वो काम नहीं करेंगे अच्छे से। ठीक है ना? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्वालिटी सनग्लासेस एंड नॉर्मल सनग्लासेस? द क्वालिटी ऑफ देयर पोलरॉइड्स। बहुत पतली सी फिल्म लगती है कांच के ऊपर, जैसे आप कांच देख रहे होगे मेरे चश्मे का भी, उसमें आपको हल्का सा ग्रीनिश नजर आ रहा होगा, आ रहा है नहीं आ रहा है? वो ग्रीन क्या होता है? बेसिकली वो भी एक तरीके का पोलरॉइड है जो कुछ पर्टिकुलर रेडिएशन कैसे होते हैं उनको काट देते हैं। ठीक है? और अलग अलग तरीके के आते हैं, क्रोमैटिक लेंसेज भी आते हैं जो कि आप जैसे धूप में जाएंगे अपने आप अपना रोल बदल देगा। ठीक है ना? तो आई वुड रिकमेंड कि जस्ट गो विद क्वालिटी लेंसेज एंड वेरी नॉर्मल फ्रेम। फ्रेम महंगा लेके लेंस सादे लगाना बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि लाइट जो एनर्जी छन के जा रही है वो तो लेंस से छन के जा रही है। तो अगर वहां पर अच्छी क्वालिटी का नहीं लगाओगे तो आपकी आंखें तो वैसे ही सेंसिटिव होती है। ऑलवेज गो फॉर गुड क्वालिटी लेंसेज एंड गो फॉर नॉर्मल फ्रेम। उल्टा नहीं करने का कि फ्रेम तो ले लिया है बढ़िया सा 5000 का, 200 रुपए वाला लेंस लगा दिया फाइबर का। ठीक है? तो पोलराइजेशन इज अ टेक्निक जिसमें क्या करते हैं? रेस्ट्रिक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। अब कैसे करते हैं? पोलरॉइड्स की सहायता से। जो पोलरॉइड्स होते हैं वो कैसा होता है शेप? इस तरीके से उन पोलरॉइड्स को दर्शाते हैं। फाइन? कैसी आ रही है? यहाँ से अनपोलराइज्ड लाइट आ रही है। कैसी लाइट आ रही है? अनपोलराइज्ड लाइट आ रही है। बोले तो अब देखो यहाँ पर मैंने ये डॉट और ऊपर नीचे बनाए हैं, इसका क्या मतलब है?
इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होंगे और यहां से गई, ये कैसी लाइट हो गई है, इस पोलराइड ने क्या किया, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को ब्लॉक कर दिया। देखो ध्यान से, ये खांचा दिख रहा है आपको एसी का, ये ऐसे लगे हुए हैं भाई, हवा के जो कण ऐसे आ रहे होंगे वो तो निकल जाएंगे, जो कण ऐसे आ रहे होंगे वो रुक जाएंगे, ये समझ लो। हाँ यार, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड वाले थे, ये रुक गए पोलराइड से, कौन से आगे चले गए, मैग्नेटिक फील्ड वाले। सिंपल बात समझ में आई। हाँ, दिस इज अ पोलराइड। अगर आप एनसीईआरटी खोल के देखोगे तो उसके अंदर आपको दिख जाएगा पोलराइड इज अ लॉन्ग branch of chain of some organic carbon compounds furana and all. They are aligned in such a manner that coming electromagnetic waves is reduce their intensity. How? बस उसका ये धर्म होता है। वो कैसे करता है, उसके अंदर का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके अंदर का मैकेनिज्म क्या होता है, ये सब हमारे सिलेबस में नहीं। हमको सिर्फ आम खाने हैं, गुठलियां नहीं गिननी। फाइन। तो बताओ मेरे को, यहाँ पर अगर इंटेंसिटी आई है तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड वाली तो खत्म हो गई। हाँ यार, तो 50% इंटेंसिटी तो रिड्यूस हो गई है। हाँ यार, हाँ बहुत अच्छा है। सूरज में जा रहे हैं, 100% सूरज की बजाय 50% सूरज को बर्दाश्त करना, और सिर्फ एक पोलराइड से ये हुआ है। अगर मैं आगे और 2-4 लगा दूंगा तो 50 का 25 भी कर सकता हूँ। हाँ कर सकता हूँ, 25 का 0 भी कर सकता हूँ, कुछ दिखेगा ही नहीं, वो तो नहीं करना, ठीक है ना, ब्लैक ब्लैक नहीं खेलना है। 50 का 10 कर सकते हैं। यहाँ कर सकते हैं, कैसे, पोलराइड्स के बीच में एंगल रोटेट करके, वो आगे आएगा मेलस लॉ में, ठीक है ना। तो पोलराइजेशन समझ गए, पोलराइजेशन करने के तरीके, मेथड ऑफ पोलराइजेशन। वन इज, लिखो पहले इतना कॉपी कर लो कि यहाँ से इंटेंसिटी आई थी, यहाँ पर इंटेंसिटी I/2 होगी, पहले इतना कॉपी करो। यहाँ तक डन। क्या हो गया, समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। पोलराइजेशन का तो जो एक सवाल आया था वो आसान आया था पिछले साल, लास्ट वाले शिफ्ट रिसेंटली देखा। कुछ इंटेंसिटी आई की 3I/8 हो जाए तो कितना एंगल होना चाहिए, जैसा क्वेश्चन आया था, और आंसर कुछ √3/2 आता था cos थीटा। अभी कर लेंगे वो क्वेश्चन, मिटा दूं। तो मेथड ऑफ पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन पहला लिखेंगे। मेथड ऑफ पोलराइजेशन में पहला मेथड लिखेंगे बाय रिफ्लेक्शन। ये कैसी इंसिडेंट लाइट है, अनपोलराइज्ड। ये कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है mu1, ये कोई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है mu2, मे बी एयर और कुछ भी हो सकता है। फाइन, ये मैंने बना दिया यहाँ पर नॉर्मल। आप लोग के स्नेल्स लॉ तो हो गया, नहीं भी हुआ तो आपको हो गया ना। ओके, सम पार्ट ऑफ इट। आप तो क्या पढ़ते हो, सिर्फ और सिर्फ अंदर जाके नहीं कोई देखते हो आप, क्यों, क्योंकि आपको रिफ्रैक्शन पढ़ना है। बट वास्तविकता में होता क्या है, दोनों चीजें होती है।
इंसिडेंट एनर्जी सम पार्ट ऑफ इट इज रिफ्रैक्टेड, सम पार्ट ऑफ इट इज रिफ्लेक्टेड। तो यहाँ पर जो भाग रिफ्लेक्टेड होता है, यहाँ पर ये पाया गया कि अगर रिफ्रैक्टेड वाली रे और रिफ्लेक्टेड वाली रे के बीच में अगर एंगल 90 डिग्री होता है, तो यहाँ पर जो रिफ्लेक्टेड वाली है वो मेरे को कैसी मिलती है? पोलराइज। अब आप बोलो, क्या मैं बोल सकता हूँ ये वाला एंगल आई को मैं चेंज करूंगा तो ये वाला एंगल चेंज होएगा? एक पर्टिकुलर एंगल ऐसा होगा जिसके कॉरेस्पॉन्डिंग ये 90 डिग्री मिल रहा होगा। अगर ये 90 डिग्री है तो ही मेरे को ये पोलराइज मिलेगा, अगर ये 90 डिग्री नहीं है तो ये पोलराइज नहीं मिलेगा। ठीक बात है, ये 90 डिग्री है तो ही पोलराइज मिलेगा। तो ये वाली जो लाइट है वो कैसी हो जाएगी? ये वाली लाइट विल बी पार्शियली पोलराइज। कैसी होगी ये वाली? पार्शियली पोलराइज। और देखो ध्यान से, मेरे को ये पता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में इंसिडेंट एंड रिफ्लेक्टेड लाई इन द सेम प्लेन। तो जिस प्लेन में अनपोलराइज्ड लाइट थी उसी प्लेन में लाइट पोलराइज होकर निकली है, तो दिस इज नोन एज प्लेन पोलराइज्ड लाइट। बात समझ आई? हाँ यार। कंडीशन क्या होनी चाहिए? ये एंगल 90 होना चाहिए। तो बताओ मेरे को, ये एंगल आई है तो ये वाला एंगल भी आई है, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? 90 माइनस आई। दिखाया नहीं दिखा? तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ μ1 sin I इक्वल टू μ2 sin 90 माइनस आई। और जब ऐसा होता है तो उसमें ये जो I है ना वो कहलाता है ब्रूस्टर्स एंगल। तो बताओ मेरे को sin I अपॉन cos I, अगर μ1 एयर है तो व्हाट इज ब्रूस्टर्स एंगल? tan इनवर्स μ। समझ गए? सीधा सवाल आएगा, फॉर अ मीडियम whose refractive index is √3 what will be its Brewster's angle? आया है सवाल, ठीक है ना? तो कभी कभी जेई रिटर्न गिफ्ट देता है तो लेके आने का रिटर्न, ठीक है ना? हाँ बोलिए। मैंने क्या बोला कि वो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इंसिडेंट लाइट का नॉर्मल के साथ में एंगल है वो कंटिन्यूअसली वेरी कर सकता हूँ। तो आई को वेरी कर रहा हूँ तो ये नीचे वाला रिफ्रैक्टेड एंगल 90 माइनस आई जो है वेरी हो रहा हूँ आर। तो मैंने ये पाया कि जब मैं इस आई को वेरी कर रहा हूँ तो एक पॉइंट ऐसा आया जब मेरी जो रिफ्रैक्टेड थी और जो रिफ्लेक्टेड थी उसके बीच में एंगल 90 डिग्री है। तो जब ये 90 डिग्री था तो मैंने पाया कि यहाँ पर जो रिफ्लेक्टेड वाली थी वो कैसी आई? पोलराइज्ड। ठीक है, तो कौन से एंगल पे पोलराइजेशन होता है? जब इंसिडेंस एंगल ब्रूस्टर्स एंगल के बराबर होता है। सिंपल। तभी तो उसका अलग से नाम रखा है। डन।
नेक्स्ट इज पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग. नेक्स्ट इज पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग. स्कैटरिंग मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय स्कैटरिंग ऑफ लाइट? बिखर जाना. तो डिस्पर्जन क्या होता है? व्हाइट लाइट डिस्पर्जन में तो अपने कंपोनेंट में होता है. अच्छा, और उसमें स्कैटरिंग में सही है. स्कैटरिंग इज टोटली रैंडम. मैं ये नहीं बोल सकता हूँ कि पर्टिकुलर यहाँ पर ज्यादा एनर्जी जाएगी या यहाँ पर जाएगी, बट ठीक है. लाइट का बढ़ जाना स्कैटरिंग. लाइट का, व्हाइट लाइट का अपने कंस्टिट्यूएंट 7 कलर्स में बढ़ जाना इस समझ गए? तो देखो ध्यान से, स्कैटरिंग में क्या होता है? जब सूरज शाम पड़े अपन आसमान में बहुत आसानी से देख पाते हैं कंपेयर टू दिन के 1 बजे ऊपर नहीं देख पाते सूरज की तरफ. क्यों? क्योंकि सीधी इंटेंसिटी आ रही होती है. लेकिन शाम पड़े अपन आराम से देख पाते हैं. इनफैक्ट सुबह और शाम को अपन सूरज की तरफ भी आसानी से देख पाते हैं. शाम को सूरज को बहुत आसानी से देख पाते हैं. अपन को आंखों की तकलीफ नहीं होती. वो होता क्या है, जब सन हॉरिजन पे होता है अपना, तो यहाँ से जो लाइट आ रही है वो कैसी आ रही है? हम यहाँ पर खड़े हैं. अब ये जो लाइट आएगी यहाँ पर एटमॉस्फेयर में कोई कण होगा, उससे टकराएगी. टकरा के क्या होगी? स्कैटर हो जाएगी. क्या होगा उससे? स्कैटर हो जाएगी. तो देखो यहाँ से लाइट आई, कुछ इधर गई है, कुछ इधर गई है, लेकिन वो पर्टिकुलर जो एग्जैक्टली 90 डिग्री पे आई थी वो पोलराइज होती है. तो यहाँ पर जो आ रही थी वो लाइट कैसी थी? अनपोलराइज थी. बट जो एग्जैक्टली 90 डिग्री पे आई है वो कैसी है? लेस इंटेंसिटी की पोलराइज लाइट है. दिस इज पोलराइजेशन बाय स्कैटरिंग. समझ गए? 90 डिग्री इज इंपॉर्टेंट. लाइट आई, टक्कर मारी, एक के 100 टुकड़े हो गए. वो टुकड़ा जो आने वाले रास्ते के 90 डिग्री पे था वो पोलराइज हो गया. बस. और इसके अलावा आगे से आने वाली लाइट का कुछ भाग तो ऊपर चले गया है, वो और नहीं आ रहा नीचे. तो शाम पर तो आसानी होगी ना सूरज की तरफ देखने में. सर ने फॉर्म तो कर दिया होगा. जो भी एक करता है. होली के बाद बहुत अच्छा है. ऐसे बोलते हैं ना अपने मारवाड़ी में, होली का डांडा रुका हुआ होता है. किसी ने सुना है ऐसा? हाँ हाँ वही. चलिए, नेक्स्ट इज पोलराइजेशन बाय रिफ्रैक्शन. हॉरिजन मतलब सूरज वहां हॉरिजन पे. ये क्या है? एकदम नॉर्मल पे. वापस से हॉरिजन. सन इज नियर इट्स हॉरिजन मतलब बस ढलने वाला है या उग रहा है. बाय रिफ्रैक्शन. देखो रिफ्रैक्शन से क्या होता है? जो हमारे चश्मे में हो रहा है, हमारे यहाँ पर चश्मे में क्या होती है? बहुत सारी पतली लेयर होती है. तो चश्मे की बात करूं या फिर गाड़ी के आगे वाले शीशे की बात करूं,
उसके ऊपर भी बहुत सारे पतले पतले पोलराइड्स की लेयर लगी हुई होती है। रीजन, आगे से सामने से कोई हाई बीम पे चला के आ रहा है, तो अगर यहाँ पर कुछ इंटेंसिटी ये पोलराइड्स कट कर दे तो चलाने वाले की तो थोड़ी तो आसानी होगी। हाँ, क्या होता है, गाड़ी के आगे शीशों पर अच्छे अच्छे क्वालिटी के पोलराइड्स लगे हुए होते हैं, तो वो क्या करते हैं, इंटेंसिटी को रिड्यूस करते हैं। कैसे करते हैं, ये लो, ये पहली लेयर, ये दूसरी लेयर, ये तीसरी लेयर, तो यहाँ से लाइट आई, इधर चली गई, इधर चली गई, इधर चली गई, कुछ भी हो सकता है, मेरे को नहीं पता डायरेक्शन क्या है, बट देखो ध्यान से, आने वाली लाइट कैसी थी, अनपोलराइज्ड। यहाँ पर कैसी हुई, पार्शियली पोलराइज्ड। यहाँ पर कैसी हुई, और पार्शियली पोलराइज्ड। यहाँ पर कैसी हो गई, कंप्लीटली पोलराइज्ड। बात समझ आ गई? हाँ यार, सीधा बनता है, जितनी ज्यादा लेयर लगाएंगे उतना ज्यादा इंटेंसिटी कट हो जाएगी। ये पोलराइड नहीं है, ये एक पतली सी फिल्म है, रिफ्रैक्शन के बाद है। कोई सी फाइबर की फिल्म हो सकती है, ग्लास की फिल्म हो सकती है, मटेरियल की फिल्म हो सकती है। जो पोलराइड है वो बेसिकली यही है एक तरीके से, समझ रहे हो? यहाँ पर बहुत सारे रिफ्रैक्शन के थ्रू ही तो हो रहा है, कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो जाएगा, कुछ पार्ट आगे निकल जाएगा, तो जो पार्ट आगे निकलेगा वो पार्शियली पोलराइज्ड होगा, तो बाय रिफ्रैक्शन। आप लोगों को केमिस्ट्री में आता होगा निकोल प्रिज्म, उससे प्लेन पोलराइज्ड लाइट, तो वो रिफ्रैक्शन के थ्रू हो रहा है। हाँ बोलिए, ये क्वेश्चन नहीं, ये बस थ्योरी है, ठीक है ना? रिफ्रैक्शन के थ्रू होता है, क्वेश्चन बनता है एक तो ब्रूस्टर्स एंगल पे, और जो क्वेश्चन मेन बनते हैं वो ऊपर पढ़ाऊंगा, वो है मैलस लॉ, उसके ऊपर सवाल आते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डाल दो, मैलस लॉ। सवाल इसका आते हैं भाई, अगर मतलब समझा हुआ होगा तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा होगा, और फॉर्मूले से एक तो ब्रूस्टर्स एंगल वाला फॉर्मूला हो गया, एक और मैलस लॉ हो गया। क्या होता है देखो, मोस्टली केसेस में मैलस लॉ हम पोलराइज्ड लाइट की फर्दर इंटेंसिटी रिड्यूस करने के लिए प्रयोग करेंगे। क्या बोला मैंने, एक पोलराइड से तो इंटेंसिटी आधी होगी, मतलब यहाँ से इंटेंसिटी आई और यहाँ से इंटेंसिटी I/2 होगी। अब मेरे को इसको फर्दर रिड्यूस करना है तो मैं क्या करूँगा, अब मेरे को इसको फर्दर रिड्यूस करना है तो मैं क्या करूँगा, ये वाली एक्सिस से कुछ थीटा एंगल पे पोलराइड को टिल्ट कर दूंगा। समझ रहे हो? इस तरीके का, पहले इस तरीके का पोलराइड था, ये वाले तो गुजर गए, हाँ, अब वापस से अगर ऐसा लगाऊंगा तो फिर से गुजर जाएगा। एक पोलराइड लगाया, उससे लाइट पोलराइज तो हो गई है, लेकिन अब मेरे को अगर पोलराइज लाइट की इंटेंसिटी और फर्दर रिड्यूस करनी है तो कैसे करेंगे, इसके आगे एक और पोलराइड लगाऊंगा जिसको कुछ थीटा एंगल रोटेट कर दूंगा, तो उससे क्या होगा, इंटेंसिटी और कम हो जाएगी। लेट अस अज्यूम ये जो I0, ये जो I/2 है वो वाली इंटेंसिटी कितनी है, I0, तो ये वाला अगर एंगल थीटा है तो यहाँ से जो इंटेंसिटी मिलेगी वो कितनी मिलेगी, I0 cos स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला होता है कि भाई ये वाली इंटेंसिटी, तो यहाँ पर जो इंटेंसिटी मिल रही है I' वो किसके बराबर है, I0 cos स्क्वायर थीटा। ये आया कहाँ से, किसी को पता है? Intensity is proportional to amplitude का होल स्क्वायर। देखो ध्यान से, यहाँ पर एम्पलीट्यूड a का था, तो बताओ मेरे को ये जो एम्पलीट्यूड a का था, इस एम्पलीट्यूड का एक कंपोनेंट जो ऐसा है वो कितना हो जाएगा, a cos थीटा, और एक और कंपोनेंट ये वाला हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, a sin थीटा।
अब ये जो a cos थीटा वाला है वो तो निकल जाएगा इसमें से पूरा पूरा, a sin थीटा वाला ब्लॉक हो जाएगा, दिखाया नहीं दिखा। तो यहाँ से जो निकलने वाला एम्पलीट्यूड होगा वो कैसा होगा, a cos थीटा वाला, तो इधर इंटेंसिटी जो i डैश होगा वो क्या हो जाएगा, a cos थीटा के प्रोपोर्शनल का स्क्वायर, i डैश इक्वल टू a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और a स्क्वायर बराबर i नॉट। समझते हैं? हाँ यार, पक्की बात। हम इसको दो क्वेश्चन करेंगे, एक जेई में आएगा, एक एनसीईआरटी का सॉल्व एग्जांपल। कॉपी तो जाओ काइंडली कॉपी। पहले पोलराइड ने 50% इंटेंसिटी को रिड्यूस किया, दूसरे पोलराइड ने जैसा थीटा होगा उस हिसाब से और रिडक्शन आ जाएगा। अगर थीटा 45 डिग्री हो गया तो I नॉट बाय 4 हो गया, बोले तो 75% इंटेंसिटी काट दी। कुछ डाउट? आप प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लिख दो, c डिवाइड करोगे कट जाएगा। नहीं समझे? मान लो कोई प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है कुछ k1, कट जाएगा वो ऐसे। हाँ बोलो। सर जैसे पहले अनपोलराइज्ड लाइट है, ये अनपोलराइज्ड लाइट पहले ने क्या किया, तो सर अनपोलराइज्ड लाइट थी उसका ना इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड थी, दोनों है, उन दोनों की इंटेंसिटी I/2 थी। दोनों की I/2 तो जो पोलराइड था उसने जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी उसको पूरा रोक लिया, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड बची है वो I/2 हो गई, ठीक है। और सर जब क्या कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड रही नहीं तो वो किसको रोकेगा हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड अब रही नहीं तो वो किसको रोकेगा? इस एनर्जी को जो एक cos थीटा लेके बैठी हुई, मगर सर पोलराइजेशन तो वो होता है ना जिसके इलेक्ट्रिक फील्ड को एनर्जी को रेस्ट्रिक्ट करना है, एनर्जी को रेस्ट्रिक्ट करना है। मैंने क्या बोला था आपको जब पोलराइजेशन स्टार्ट कर रहा था कि व्हाट इज पोलराइजेशन, एनर्जी को काटना। अब किस एनर्जी को काटना है, इलेक्ट्रिक फील्ड वाले को, बाय द बुक डेफिनेशन है। अब यहाँ पर आप बोलोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो शायद रेस्ट्रिक्ट हुई नहीं, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं, अरे तो एनर्जी जो है ना कौन सी वाली है, मैग्नेटिक फील्ड वाली, उसको काट देना, इंटेंसिटी और रिड्यूस हो जाएगी। फाइन। एनसीईआरटी अगर घर में जाके पढ़ोगे तो वहां पर ये लिखेगा कि मैलस लॉ से जो पोलराइज्ड लाइट आई है उसको और फर्दर पोलराइज करना हो तो मैलस लॉ लगेगी, क्योंकि 50% तो सीधा हो गया, और आगे 75, 80, 90। तो एक क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पर क्वेश्चन आता है क्रॉस पोलराइड। आप कुछ पूछ रहे हैं? वापस बता दो। ये पोलराइड ऐसे नहीं है, अब पोलराइड को जैसे थीटा घूम गया है तो ये एम्पलीट्यूड ऐसा था पहले, ये तो निकल जाता है ऐसे कैसे, अब ये थीटा से घूम गया तो इधर एक cos थीटा तो निकल गया, ये sin थीटा वाला ब्लॉक हो गया। तो जो इंटेंसिटी ये sin थीटा एम्पलीट्यूड वाले के साथ में एसोसिएटेड थी वो तो रुक गई, पास कौन सी हुई, a cos थीटा वाली। तो इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर, i डैश इक्वल टू i नॉट cos स्क्वायर थीटा, फॉर्मूला ये आ गया। फाइन। क्रॉस पोलराइड करके एक शब्द मिलेगा, तो उसका क्या मतलब होता है, ये दो पोलराइड क्रॉस पोलराइड, मतलब ये दोनों तो सेम पैरेलल हो गए, एक को मैंने 90 डिग्री घुमा दिया, तो ये दोनों पोलराइड कैसे हो गए, क्रॉस पोलराइड हो गए। बात समझ नहीं आया? तो हाँ बोलो, क्वेश्चन बोलो एक। हाँ हो सकती है, यस एग्जैक्टली, ये दो क्रॉस पोलराइड लगा दिए मैंने और यहाँ से अनपोलराइज्ड लाइट भेजी, कुछ नहीं निकला है।
देखो क्या है सवाल, किसी के पास में एनसीईआरटी सेकंड पार्ट है क्या? नहीं, मोबाइल में खोल लेता हूँ मैं, क्वेश्चन तो लिखवाऊंगा। देखो मैरिज लॉ का स्टेटमेंट सुनो, नहीं ठीक है, सीधा फॉर्मूला लिखा हुआ है I बराबर I नॉट cos square theta where I नॉट is the intensity of polarized light after passing through the P1, this is known as Maris law। वही पढ़ोगे। क्वेश्चन लिखो, discuss the intensity, एनसीईआरटी का शॉर्ट एग्जांपल है, discuss the intensity of transmitted light discuss the intensity of the transmitted light when a Polaroid sheet is rotated between two cross Polaroids. Between two cross Polaroids. तो क्या मैं बोल सकता हूँ एक ऐसा है और एक, ये दोनों वो क्रॉस पोलराइड हो गए। क्या एक, अरे मतलब ये ऐसे z एक्सिस पे आ रहा है, कैसे बनाऊं इसको बेटा? एक ऐसा एक ऐसा, ठीक बात है। इनके बीच में एक शीट पड़ी थी, उसको मैंने थीटा से रोटेट किया, तो यहाँ से इंटेंसिटी कितनी आई? आई। मेरे को कुछ नहीं बोला होगा, तो मैंने मान लिया अनपोलराइज्ड लाइट, तो यहाँ पर क्या होगी? पोलराइज्ड होगी। मैं मान लेता हूँ यहाँ से जो पहले वाले से जो इंटेंसिटी जा रही है, लेट अस से बीच में एक और है ना, इन बिटवीन, ये तो कौन से हैं? ये दो क्रॉस पोलराइड हैं। These two are क्रॉस पोलराइड, और उसके बीच में जो है एक, उसको मैंने कुछ थीटा से रोटेट किया, ठीक बात। तो बताओ मेरे को, ये ऐसे पड़ा था, यहाँ से इंटेंसिटी आई, अब इसका कितना एंगल है? थीटा, तो यहाँ से इंटेंसिटी कितनी जाएगी बोलो? आई cos स्क्वायर थीटा। बात समझ आई? अब अगर इस वाली के साथ में इसका एंगल थीटा है, तो इस वाली के साथ में इसका एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा। तो इसकी इंटेंसिटी ये है, तो यहाँ से जाने वाली इंटेंसिटी क्या हो जाएगी? इसकी इंटेंसिटी इनटू cos ऑफ 90 माइनस थीटा का स्क्वायर, और फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? बात समझ आई है नहीं? यस सर। समझ में पक्का नहीं आया? सबको आ गया? यस सर। ये एक सेट सवाल होता है जिसके आने की प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट होती है कि दो क्रॉस पोलराइड है। हाँ बोलो। ये अगर दे देगा तो ये अपन निकाल लेंगे, फिर ये निकाल लेंगे, फिर ये कुछ नहीं बोलिए। मैंने मान लिया कि पहले वाले से पास हुई जो इंटेंसिटी आई है, अब आई cos स्क्वायर थीटा, अब आई cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो फाइनली कुछ नहीं बोला है। तो अगर आप इसकी I1 बोलते हो तो ये I1 अपॉन 2 हो जाएगी। क्या हो डाउट? तो फिर ये सब एनसीईआरटी में लिखने के बाद में एनसीईआरटी में एक एक्स्ट्रा लाइन क्या लिखी है देखो, मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ
आई स्क्वायर अपॉन 4, देखो यहाँ से क्या ऐसा भी बोल सकता हूँ? हाँ, मतलब अगर मैं चाहता हूँ कि इसको कितना थीटा से रोटेट करूँ ताकि मेरे को फाइनल इंटेंसिटी मैक्सिमम मिले, तो थीटा 45 हो जाएगा, बस ये और ये एक्स्ट्रा लाइन लिखी। समझे या नहीं समझे? इफ this बीच वाली polaroid sheet is rotated by an angle 45 degree, then I am getting the maximum resultant intensity. तो स्क्वायर का लिखा है, ठीक है ना? अरे इसको 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, बात समझ आई या नहीं है? इसका एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जो जेई के अंदर आया हुआ था। क्वेश्चन लिखोगे या क्योंकि क्वेश्चन में डायग्राम नहीं दिया है तो डायग्राम आप ही को सोचना है, लिखो। A source of light, आज का लास्ट क्वेश्चन। A source of light is placed in front of a screen. A source of light is placed in front of a screen. Full stop. Intensity of light on the screen is I. Intensity of the light on the screen is I. Full stop. Two Polaroids P1 and P2. Two Polaroids P1 and P2 are so placed in between them. Two Polaroids P1 and P2 are so placed in between them so that intensity on the screen is I by 2. Full stop. P2 should be rotated. P2 should be rotated by what angle? So that intensity at the screen becomes 3I by 8. So that intensity at the screen becomes 3I by 8. समझ गए? ये था अगस्त वाले शिफ्ट के अंदर कोई एक पर्टिकुलर डेट पे सवाल। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या बोला हुआ है,
कितने लोगों से हो गया? जिससे नहीं हुआ देखो ध्यान से, ये सोर्स है, ये स्क्रीन है, यहाँ पर इंटेंसिटी कितनी पहुंच रही है आई। अब मैंने क्या किया, सोर्स और इसके बीच में दो पोलराइड लगा दिए और वो डेफिनेटली इस तरीके से लगाए होंगे, तो यहाँ से इंटेंसिटी आई I/2 हाँ यार। अब ये P1 है, ये P2 है, P2 को कितना रोटेट करूं, P2 को कितना रोटेट करूं कि यहाँ से आने वाली I/2 कितनी बन जाए, I/2 cos square theta equal to 3I/8। I से I कटा, cos theta equal to √3/2, theta equal to 5/6। आंसर इज 30 डिग्री। ऐसे सवाल आते हैं भयानक भयानक से, तो प्लीज जेई से जो रिटर्न गिफ्ट मिलते हैं वो लेके आ जाओ। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो रोटेशन का टेढ़ा सवाल करके आएगा उसको आईआईटी बॉम्बे में सिलेक्शन पक्का है कि नहीं भी इसको बाहर निकालो, ये पोलराइजेशन वाला सही करके आया, नहीं, वही 4 नंबर मिलने, ऐसे मिले या वैसे मिले, एट द एंड ऑफ द डे व्हाट मैटर्स इज नंबर। ठीक है, तो याद रखना है। और रही बात इस चैप्टर के अंदर जो रिजॉल्विंग पावर की कहानी है, वो जब ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट पढ़ेंगे ना तब रिजॉल्विंग पावर। तो अभी अपना मेन उद्देश्य ये रहेगा टारगेट 2 वालों के साथ में तो उनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स करा दें अलग से, और टारगेट 1 और 2 कंबाइन में सेमीकंडक्टर स्टार्ट करवा। ठीक है, हो जाएगा, घबराओ। एनसीईआरटी लानी हाँ वो तो करना है। नहीं आज तो सुबह 11 सर ने मैसेज किया कि सर क्लास नहीं ले रहे हैं, तो ये तो एडिशनल क्लास है।